सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सर, जम्मू कश्मीर में कुछ डॉक्टरों की गिरफ्तारी, फिर दिल्ली एनसीआर में गिरफ्तारी, और तार जो हैं वो गुजरात तक जुड़ रहे हैं, यहाँ सहारनपुर तक जुड़ रहे हैं। AK-47 का मिलना, RDX तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट का मिलना और दिल्ली में ब्लास्ट होना, और जो डॉक्टर्स पकड़े गए वो मैक्सिमम पुलवामा के आसपास के हैं। कैसे हम इन चीज कड़ियों को जोड़ें, और एक डॉक्टर जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, अगर उसके लॉकर में AK-47 मिल रही है, अमोनियम नाइट्रेट उसने कुकर में भर के रखा है, तो साफ है कि कहीं ना कहीं पढ़े लिखे चेहरों को अब मोहरा बनाया जा रहा है। कैसे हम देखें सर, जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं, और क्या इन कड़ियों को जोड़ा जा सकता है जो दिल्ली में कल ब्लास्ट हुआ? देखिए राजेश जी, जो भी अभी हुआ है कल दिल्ली के अंदर, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, सो आई प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल। और उसके साथ अगर इसको हम जोड़ के देखते हैं अभी कि कश्मीर में अनंतनाग में डॉक्टर के पास एक AK-47 निकलती है। अब उसकी खबर कैसे मिलती है? क्योंकि वो बंदा जो है कहीं पोस्टर लगा रहा था, रिटायर हो चुका है। जी। लेकिन ये जो जिहादी माइंडसेट है, जिसको बेसिकली रिलीजन उसको इंस्पायर कर रहा है, तो दैट इज वेरी बैड फिनोमिना। अभी आप ये मान के चलिए कि कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जो कि एक मिलिटेंसी का गढ़ रहा है पिछले 35 साल से, और उसके अगर देश में हम कहीं भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है या घटना होती है, उसके तार कहीं ना कहीं कश्मीर से आगे जुड़ जाते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के तार किसी भी देश की गदर टेररिस्ट की घटना हो तो उसमें घूम फिर के तार पाकिस्तान के पास आ जाते, द सेम सिचुएशन इज ऑब्टेनिंग हियर। अभी सवाल ये है कि इसको हम पिछले 35 साल से क्यों चेक नहीं कर पाए इफेक्टिवली। मैं किसी टीवी चैनल से बात कर रहा था, मैंने कहा देखिए, अगर हम इसराइल को देखते हैं, एक छोटा सा मुल्क है, वल्नरेबल है, सराउंडेड बाय एनिमीज फ्रॉम ऑल ओवर, और उसने जो हमास का अंजाम किया है अगेंस्ट द विश ऑफ वर्ल्ड ओपिनियन, उसने उसको सॉर्ट आउट कर दिया ना जी। तो वो सिचुएशन, हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो ऐसी घटनाओं की वेट करते रहें या करेक्टिव मेजर्स ले जिससे इन घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके। दो चीजें हैं हमारे पास ऑप्शन जो है कि एक तो हमारे घर के ऊपर एक थ्रेट है, या तो उस थ्रेट को हम एलिमिनेट करें, और वो थ्रेट क्या है? पाकिस्तान और ISI। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें अपने घर की सुरक्षा के लिए पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे JK-UT के अंदर जो दो मेन थ्रेट्स हैं वो हैं, एक तो टेररिज्म है और दूसरा नैर्को टेररिज्म है। ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। अभी इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रहा है? IB से हो रहा है या LOC से हो रहा है? उसको क्यों नहीं रोक पा रहे हम लोग? तीसरी बात, अभी जो नया एंगल खुल के सामने आया है वो है घुसपैठियों का, जिसकी हम बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बात करती है कि घुसपैठियों को खदेड़ना है। जम्मू कश्मीर के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो इलीगल इमिग्रेट्स है, बहुत ज्यादा संख्या में। क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है उसके ऊपर? नहीं कर रही है। जहां तक हमारे चीफ मिनिस्टर का सवाल है, वो कहता है ये सेंटर का सब्जेक्ट है, वो करेंगे। सेंटर जो है वो इलेक्शन के टाइम ये बात तो करते हैं कि घुसपैठियों को निकालेंगे हम, लेकिन अभी मैंने तो कहीं देखा नहीं है सब्सटेंशियल एक्शन होता हुआ जी। और इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने भी बोला है कि वहां पे जो बॉर्डर है उसको हम पूरी तरह से फेंस नहीं कर पाए, और इसको हम पूरी तरह से रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये फिर एक पॉलिटिक्स आ जाती है कि भाई अगर वहां से आ भी जाते हैं तो उसके बाद उनको जो डॉक्यूमेंट है वो तो स्टेट प्रोवाइड कर रही है ना। तो ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, ये हमारी कंट्री की सुरक्षा के अंदर बहुत बड़ा खतरा है, और इसका संज्ञान अगर हमने अभी नहीं लिया तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ती रहेंगी। दे मे गो पैन इंडिया। अभी आपने देखा होगा अलर्ट एडवाइजरी इशू कर दी गई है, पंजाब में भी कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में भी कर दिया है, बेंगलोर में भी कर दिया है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसके लिए हमें एक स्टॉक लेना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इस समय हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं। इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां हैं वो एक छतरी के नीचे काम नहीं कर रहे हैं। वो अपने अपने इनपुट लेते हैं और उनके जो सोर्स होते हैं वो भी कॉमन होते हैं। उसको ना कोरोबरेट किया जाता है, एक्शनेबल इंट को वहां से निकाला जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है।
आपके जो स्लीपर सेल्स हैं, आपके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, आपके जो सिंपैथाइजर हैं विद इन एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट, बिल्कुल उनके सर। ऊपर हम सर्विलेंस नहीं कर पा रहे हैं। हमें अपने जो सोर्सेज बनाने चाहिए, बढ़ाने चाहिए, सिविलियन को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज की मान लीजिए कमी है, आपके जी, पास ट्रुप्स की कमी है, आपके पास इंटेलिजेंस के अंदर लोगों की कमी है, तो उसको बढ़ाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्योंकि एग्री। अगर ये आप वो भी नहीं कर पाते और आप ये सोच के बैठे हैं कि ऑल इज वेल, तो ऐसी घटनाएं होंगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये बंद हो जाएंगी, हो सकता है ऐसी घटनाओं को। इस समय देखिए एक और सिचुएशन आपको जो देखनी चाहिए, पाकिस्तान इस समय फुली एम्पावर हो रखा है, उसको यूएसए की सपोर्ट मिल रही है, चाइना की एग्री। सपोर्ट मिल रही है, रशिया न्यूट्रल है। वो उस पोजीशन में अगर हम बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो भी जारी है, जी, उसके अंदर ये बड़ा क्लियर था कि जब भी हमारे ऊपर टेररिस्ट का अटैक होता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो अगर हम इसको एक्ट ऑफ वॉर मानते हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या दिल्ली में हो, बट एक्ट ऑफ वॉर तो यही है। और गवर्नमेंट के पास अगर एविडेंस आ जाते हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये अभी क्या एविडेंस उनके पास आए हैं, अगर एविडेंस है तो देन वी हैव टू टेक ए स्टर्न एक्शन। अगर वो भी हम नहीं ले पाते तो लेट्स स्ट्रेंथन आवर ओन होम। अपने घर की सुरक्षा के लिए जितना बन सकता है वो कीजिए, आप इनको घुसने ही मत बिल्कुल। दीजिए। उसके पास कैपेबिलिटी है हमारे पास, लेकिन नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। ओके। लेकिन एक एक पॉइंट कर्नल पठानिया, क्योंकि गुजरात में भी आईएसकेपी के 3 मिलिटेंट की गिरफ्तारी होना, सहारनपुर में डॉक्टर का पकड़ा जाना, यहाँ पे फरीदाबाद में जो है इस प्रकार से अमोनियम नाइट्रेट मिलना। मैं एक चीज समझना चाह रहा था आपसे कि क्या ये जो जिस हम 2 पॉइंट हाफ फ्रंट की बात करते थे, क्या ये वो हाफ फ्रंट है जो एक्टिव हो चुका है, इसे हम हाफ फ्रंट माने? नहीं नहीं, हाफ फ्रंट तो पहले से अभी आप 2.5 की जगह 3.5 मान के चलिए, बिकॉज बांग्लादेश उसके अंदर नई एंट्री है। ओके। अभी देखिए जेएंडके में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिव मॉड्यूल्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अच्छा, जब ये मॉड्यूल एक्टिव होते हैं तो इनके पास 3 तरह की कैटेगरी होती है कि स्लीपर सेल जो जरूरत के वक्त जगाए जाते हैं। जहां तक हम पैन इंडिया की बात करें तो इनकी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत डीप जा चुका है, और इनके जो स्लीपर सेल्स हैं ये हर जगह मौजूद हैं। उनको जगाने का टाइम कब आता है, जैसे अभी आपने इस इंसिडेंट में देख लिया, या कल को कहीं दूसरी जगह इंसिडेंट होती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो स्लीपर सेल्स है और मॉड्यूल है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। तो ये नेसेसिएट करता है कि हमारी जो सर्विलेंस है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, सेंटर की हैं, उसके बाद आर्मी की है, पुलिस की है, ये सबको एक छतरी के नीचे लाया जाए और ऐसे लोगों के ऊपर एक कड़ी सर्विलेंस रखी जाए। और साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमारे जो एक्ट हैं दे शुड बी मेड एज स्ट्रिंजेंट एज पॉसिबल, एंड एनी इन्वॉल्वमेंट इन द टेररिज्म और स्पोर्टिंग इंसिडेंट मस्ट बी एन एक्ट ऑफ ट्रेजन। और उसके लिए जो है आपको सीधे जो है उम्र कैद का प्रावधान होना चाहिए अगर ये प्रूव हो जाता है। नो बेल, जस्ट गो देयर, बिकॉज रामचरित मानस के अंदर एक दोहा है कि भाई बिन होए ना प्रीति। बिल्कुल सर। जब तक आप इनके अंदर खौफ नहीं डालेंगे और आप इनको खुला छोड़ देंगे तो ऐसी इंसिडेंट जो है गाये बगाए होती रहेंगी, उसको हम पूरी तरह से चेक नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलिए, दिल्ली में क्योंकि 8 से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ब्लास्ट और हो सकते हैं जिस प्रकार से आतंकियों की अरेस्टिंग हुई है। लेकिन थैंक यू कर्नल एस पठानिया सर, शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय दिया थैंक यू सर, राजेश, इस मुद्दे पे गॉड बात ब्लेस यू, रखी। थैंक टेक यू, केयर, जय हिंद सर, टेक केयर प्लीज। गॉड ब्लेस। थैंक यू।